हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास के लिए भारतीय साहित्य की विशेषताएं। श्याम सुंदर दास जी का चैप्टर है गद्य खंड से, गद्य खंड में। और आपके लिए लेकर के आई हूँ मैं इसके अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं श्याम सुंदर दास जी के चैप्टर गद्य खंड के भारतीय साहित्य की विशेषताएं के अभ्यास प्रश्न। तो देख लेते हैं बेटा, भारतीय साहित्य की विशेषताएं किस विधा की रचना है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं किस विधा की रचना है, तो इसमें आपका बेटा राइट ऑप्शन हो जाता है निबंध। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास का निधन कब हुआ था? तो बाबू श्याम सुंदर दास का निधन कब हुआ था बेटा? तो 1940 में, 1945 में, 1950 में और 1955 में। ठीक है, तो इनका निधन हुआ था बेटा 1945 में। ठीक है, साहित्यालोचन के रचनाकार हैं। तो साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है बेटा? तो जान लेते हैं बेटा, साहित्याकार के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है बेटा, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है श्याम सुंदर दास। निम्न में से कौन सी रचना बाबू श्याम सुंदर दास की है? तो तिलोत्तमा, रूपक रहस्य, अनक और नहुस। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका हो जाता है बेटा राइट ऑप्शन हो जाता है आपका रूपक रहस्य। ठीक है, जो रूपक रहस्य आपका, रूपक रहस्य बेटा आपका श्याम सुंदर दास जी की रचना है। मेरी आत्म कहानी के लेखक हैं। तो मेरी आत्म कहानी के लेखक कौन है बेटा? तो इसमें बेटा मेरी आत्म कहानी के लेखक श्याम सुंदर दास, कबीर दास, नरोत्तम दास और केशव दास। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा 1875 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, श्याम सुंदर दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्याम सुंदर दास का जन्म प्रयाग, काशी, कानपुर और गाजीपुर। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका बेटा राइट ऑप्शन हो जाता है श्याम सुंदर दास का जन्म काशी में हुआ था। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है बेटा, तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में, 1839 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में और 1845 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा 1893 ईस्वी में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, देख लेते हैं बेटा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हो जाता है, देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका बेटा, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है बेटा? इसमें दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं बेटा। इसमें पहला गद्यांश आपका क्या हो जाता है, समस्त भारतीय। पहले हमें गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसी में से हमें इसके उत्तर देने। उसको इस क्वेश्चन को बेटा हमें ठीक से समझना होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। समस्त भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। उसकी यह विशेषता इतनी प्रमुख तथा मार्मिक है कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यों के सामने वह अपनी मौलिकता की पताका फहरा सकती है और अपने स्वतंत्र अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकती है। जिस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में भारत के ज्ञान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय की प्रसिद्धि है, तथा जिस प्रकार वर्ण और आश्रम चतुष्टय के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक समन्वय का सफल प्रयास हुआ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्य कलाओं में भी भारतीय प्रवृत्ति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। साहित्य के किसी अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा। भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। इसका प्रधान कारण यह है कि भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर कैसे करोगे बेटा, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम तो लिखोगे, गद्यांश के पाठ का नाम, तो पाठ का नाम उसमें लिखोगे बेटा भारतीय साहित्य की विशेषताएं। एवं लेखक का नाम तो लिखोगे इसमें लेखक का नाम। पहले डालोगे पाठ का नाम, उसमें लिखोगे भारतीय साहित्य की विशेषताएं और उसके बाद डालोगे लेखक का नाम और उसमें लिखोगे
श्याम सुंदर दास। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है आपको। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख। तो क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि साहित्यिक सामंजस्य से, समन्वय का अर्थ क्या हो गया, सामंजस्य। ठीक है, साहित्यिक सामंजस्य से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित होने वाले, साहित्य में दिखने वाले सुख दुख, उन्नति पतन, प्रसन्नता और दुख आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा सांसारिक आनंद में उनके विलीन होने से है। ठीक है बेटा, यह हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। बेटा आपको क्या करना है, आपको इसी गद्यांश से इन क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, तो देखना है भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है। अब आपको यह प्रश्न इसी गद्यांश से ढूंढना है। तो भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ से देखोगे भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, तो सबसे बड़ी विशेषता उसके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। आ गया बेटा समझ में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता उनके मूल में स्थित समन्वय की भावना है। हो गया क्लियर बेटा, समझ में आ गया। इसका आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, साहित्यिक समन्वय से लेखक का क्या तात्पर्य है। अब आपको देखना है इसमें साहित्यिक समन्वय के बारे में कहाँ बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, साहित्यिक समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। आगे समझ में, साहित्यिक समन्वय से लेखक का क्या तात्पर्य है, तो साहित्यिक समन्वय से लेखक का तात्पर्य, साहित्यिक समन्वय से लेखक का तात्पर्य साहित्य में प्रदर्शित होने वाले सुख दुख, उत्थान पतन, हर्ष विषाद आदि विरोधी तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक अलौकिक आनंद में उनके विलीन होने से है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं। ठीक है, तो सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं, तो आपको देखना है। तो भारतीय नाटकों में ही सुख और दुख के प्रबल घात प्रतिघात दिखाए गए हैं, पर सबका अवसान आनंद में ही किया गया है। आ गया समझ में। सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं, तो इसमें देखेंगे सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं, तो लिखोगे भारतीयों का ध्येय, यहाँ से ले लो बेटा, इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा। भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने से है। हो गया क्लियर बेटा। इसका आंसर कहाँ से आएगा, सभी भारतीय नाटक सुखांत क्यों होते हैं, तो भारतीयों का ध्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाने और उसे उन्नत बनाने का है। हो गया क्लियर, समझ आ गया। ये आपका हो जाता है। अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा। अगला क्या है, इस प्रकार साहित्य तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं, एक बार ध्यान से सुनो बेटा, जब हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे तब हमें यहाँ से जो आंसर है, आंसर निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो क्या बताया गया यहाँ पे कि इस प्रकार साहित्य तथा कला में भी एक प्रकार का आदर्शात्मक साम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और प्रबल हो जाती है। हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान कर देते हैं। भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप हैं। बंधन मायाजन्य है, माया अज्ञान है, भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। माया क्या है, अज्ञान है, भेद उत्पन्न करने वाली वस्तु है। जीवात्मा मायाजन अज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पहचानता है और आनंदमय परमात्मा में लीन हो जाता है। आनंद में लीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम इस दार्शनिक सिद्धांत का ध्यान रखते हुए उपर्युक्त समन्वयवाद पर विचार करते हैं, तब सारा रहस्य हमारी समझ में आ जाता है तथा इस विषय में और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक है बेटा, तो देखते हैं उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ इसका क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के श्याम सुंदर दास कृत
श्याम सुंदर दास कृत भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका संदर्भ। और प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं इसे। आनंद में विलीन हो जाना ही, लेखक क्या कहता है कि आनंद में विलीन सब प्रकार से प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हर प्रकार से आनंद में विलीन हो जाना ही मनुष्य का सबसे परम सबसे मुख्य उद्देश्य है। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने क्या बताया है, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है। तो इसका आंसर बेटा हमें देखना है। कहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं हम, जीवात्मा और परमात्मा में भेद। तो देखते हैं यहाँ पर, जीवात्मा मायाजन अज्ञान को दूर कर अपना स्वरूप पहचानता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जीवात्मा और क्या बताया है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवात्मा और परमात्मा में क्या भेद है। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप हैं। इसका आंसर कहाँ से हो जाएगा बेटा, भारतीय दर्शनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी अंतर नहीं, दोनों एक ही हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंद स्वरूप हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे दर्शन शास्त्र किसका समाधान करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमारे दर्शन शास्त्र किसका समाधान करते हैं। तो इसका आंसर बेटा हम यहाँ से देख लेते हैं, हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। आ गया समझ में, हमारे दर्शन शास्त्र हमारे दर्शन शास्त्र हमारी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से मिल जाता है। देखते हैं बेटा, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है। तो मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। इसका आंसर कहाँ से हो जाएगा, आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला गद्यांश हम देख लेते हैं। अगला गद्यांश हमारा बेटा हो जाता है भारतीय साहित्य की। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा। अगला गद्यांश हमारा यहां से देख लेते हैं बेटा, भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। हमारे यहाँ धर्म की बड़ी व्यापक व्यवस्था है और जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है। धर्म में धारण करने की शक्ति है, अतः केवल आध्यात्म पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार विचार तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते हुए अनेक सामान्य तथा विशेष धर्मों का निरूपण किया गया है। वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ब्रह्मवाद तथा पुराणों के अवतारवाद और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन समाज में हुई है और तदनुसार हमारा धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक हो गया है। हमारे साहित्य पर धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक ओर तो पवित्र भावनाओं तथा और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई और दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिंदी के वैष्णव साहित्य तक में हम यही बात पाते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, तो हम जानते हैं बेटा इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा भारतीय साहित्य की विशेषताएं, और फिर उसके बाद डालोगे पाठ के लेखक का नाम, उसमें लिखोगे श्याम सुंदर दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, अब इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना होता है बेटा, आपको कुछ थोड़ा सा इसे चेंज करके लिखना होता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि धर्म में धारण करने की शक्ति है। प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि हमारे धर्म में धारण करने की शक्ति है, अतः केवल आध्यात्मिक पक्ष में ही नहीं, सांसारिक आचार विचार तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन, लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता क्या बताया है। तो
लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता, यहाँ से लेंगे दूसरी बड़ी विशेषता, उसमें धार्मिक भावों की प्रचुरता है। ठीक है, तो लेखक ने भारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता धार्मिक भावों की प्रचुरता बताया है। हो गया क्लियर। अगला, आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है। तो ये देखते हैं ये बेटा कहाँ से मिलता है आपको। आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है, तो यहाँ से लेंगे लौकिक आचार विचार तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो आचार विचार तथा राजनीति में धर्म का नियंत्रण क्यों स्वीकार किया गया है, तो यहाँ से ले लेंगे इसे आध्यात्मिक पक्ष में ही नहीं, आध्यात्मिक पक्ष में ही नहीं, लौकिक आचार विचार तथा राजनीति तक में उसका नियंत्रण स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन, हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेगा। इसमें देखते हैं बेटा हमें अतिशयता कहाँ पर मिल जाएगा, देखते हैं वेदों के, यहाँ से देखो, धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। आध्यात्मिक अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य में एक और तो पवित्र भावनाओं और जीवन संबंधी गहन तथा गंभीर विचारों की प्रचुरता हुई, और दूसरी ओर साधारण लौकिक भावों तथा विचारों का विस्तार अधिक नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारे साहित्य में धर्म की अतिशयता का प्रभाव क्या पड़ा, तो ये से बेटा हम यहाँ से लेंगे धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। अतिशयता का प्रभाव क्या पड़ा, दो प्रधान रूपों में पड़ा। ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे इसे। ठीक है, धर्म की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों में पड़ा। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला हम गद्यांश देख लेते हैं, हम अगला गद्यांश पढ़ते हैं। भारत की सस्य श्यामला भूमि में जो निसर्ग सिद्ध सुषमा है, उस पर भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यूँ तो प्रकृति की साधारण वस्तुएं भी मनुष्य मात्र के लिए आकर्षक होती हैं, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव वृत्तियाँ विशेष प्रकार से रमती हैं। अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में भी सौंदर्य का अनुभव कर लेते हैं तथा ऊँटों की चाल में ही सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने भारत की हिमाच्छादित शैलमाला पर संध्या की सुनहरी किरणों की सुषमा देखी है, अथवा जिन्हें घनी अमराइयों की छाया में कलकल ध्वनि से बहती हुई निर्झरणी तथा उसकी समीपवर्ती लताओं की बसंत श्री देखने का अवसर मिला है, साथ ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं, उन्हें अरब की उपर्युक्त वस्तुओं में सौंदर्य तो क्या, उलटे नीरसता, शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा। भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है। वे हरे भरे उपवनों तथा सुंदर जलाशयों के तटों पर विचरण करते तथा प्रकृति के नाना मनोहारी रूपों से परिचित होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, इसके आंसर हमें देखने होंगे बेटा गद्यांश से। तो देखते हैं बेटा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ बेटा आप लोग कर ही लोगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के श्याम सुंदर दास कृत भारतीय साहित्य की विशेषताएं शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, हो गया क्लियर, समझ आ गया इसका संदर्भ। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हमें इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखते हैं भारत की सस्य श्यामला भूमि में, तो क्या करेंगे इसकी व्याख्या में। प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि भारत की हरी भरी भूमि में जो निसर्ग सिद्ध भारत की से हरी भरी भूमि में जो सुंदर सुषमा पृथ्वी की जो सुंदरता है, उस पर भारतीय कवियों ने पृथ्वी की सुंदरता पर भारतीय कवियों का चिरकाल तक अर्थात लंबे समय से प्रेम रहा है। आ गया क्लियर, समझ आ गया बेटा। देखते हैं एक बार फिर, प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी ने भारत की हरी भरी पृथ्वी पर का जो हरी भरी सुंदर पृथ्वी है, उस पर भारतीय कवियों का लंबे समय तक अनुराग अर्थात प्रेम रहा है। हो गया क्लियर। अगला क्वेश्चन, विशेष प्रकार की मानव वृत्तियां कहाँ रमती हैं, तो लिखोगे इसमें बेटा विशेष प्रकार की मानव वृत्तियां कहाँ रमती हैं, तो इसे यहाँ से लिखेंगे बेटा, प्रकृति में
प्रकृति में विशेष प्रकार से मानव वृत्तियां रमती हैं, विशेष प्रकार की, परंतु उसकी सुंदरतम विभूतियों में मानव की प्रकृतियां विशेष प्रकार से रमती हैं। तो यहाँ से लिखोगे प्रकृति की सुंदरतम विभूतियों में मानव की वृत्तियां विशेष रूप से या विशेष प्रकार से रमती हैं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, अरब देश के कवि किन वस्तुओं को देखकर सुंदरता की कल्पना कर लेते हैं? तो यहाँ से लिखेंगे, अब इसमें बेटा अरब देखेंगे, अरब देश कहाँ है, तो यहाँ से लिखेंगे इसे, अरब के कवि मरुस्थल के बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में ही सुंदरता का अनुभव कर लेते हैं। आ गया समझ में बेटा? सुंदरता का अनुभव कर लेते हैं। यहाँ से लोगे इसे, अरब के कवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से झरने अथवा ताड़ के लंबे लंबे पेड़ों में से ही सुंदरता का अनुभव कर लेते हैं। हो गया क्लियर? अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य किन्हें प्राप्त है? तो ये बेटा यहाँ से देखेंगे इसका, भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य किसे प्राप्त है, किन्हें प्राप्त है? तो यहाँ से आ जाएगा, भारतीय कवियों को प्रकृति की सुंदर गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देख लेते हैं बेटा। अगला गद्यांश आपका लास्ट गद्यांश है, प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। यह अखंड भूमंडल तथा असंख्य ग्रह उपग्रह, रवि, शशि अथवा जलवायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथा अज्ञेय हैं। इनके श्रेष्ठ संचालन आदि के संबंध में दार्शनिकों अथवा वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का निरूपण किया है वे ज्ञानगम्य अथवा बुद्धिगम्य होने के कारण नीरस तथा शुष्क हैं। काव्य जगत में इतनी शुष्कता तथा नीरसता से काम नहीं चल सकता। अतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर में न पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उनमें भावमग्न होते हैं। इसे हम प्रकृति संबंधी रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। प्रकृति के विविध रूपों में विविध भावनाओं के उद्रेक की क्षमता होती है, परंतु रहस्यवादी कवियों को अधिकतर उसके मधुर रूप से प्रयोजन होता है, क्योंकि भावावेश के लिए प्रकृति के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता है उतनी दूसरे रूपों की नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम पहले डालेंगे पाठ का नाम और उसमें लिखेंगे भारतीय साहित्य की विशेषताएं, लेखक का नाम श्याम सुंदर दास। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें बेटा आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देख लेते हैं इसमें रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। प्रकृति के रम्य, तो प्रकृति के सुंदर रूपों में तल्लीनता की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। प्रकृति के सुंदर रूपों में आनंद की अनुभूति होती है। उसका उपयोग कविगण अगर कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। आ गया समझ में? प्रस्तुत गद्यांश में श्याम सुंदर दास जी कहते हैं कि प्रकृति के सुंदर रूपों में आनंद की अनुभूति होती है, जिस उसका उपयोग कविगण कभी कभी अनेकों रहस्यमयी भावनाओं के संचार के द्वारा करते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा हम। अगला क्वेश्चन हो जाता है, कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? तो इसे कहाँ से देखेंगे बेटा? कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं बेटा हम, कहाँ से मिलेगा आपको। तो ये बेटा आप देख लेते हैं ये कहाँ से मिलेगा। कविगण बुद्धवाद के चक्कर में न पड़कर व्यक्त प्रकृति के नाना रूपों में एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उसमें भावमग्न होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, कविगण किसमें भावमग्न होते हैं? ये यहाँ से लिखोगे बेटा, अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते तथा उसमें भावमग्न होते हैं। तो इसे लिखोगे, कविगण अव्यक्त सजीव सत्ता का साक्षात्कार करके तथा उसमें भावमग्न होते हैं, करते हुए उसमें भावमग्न होते हैं। हो गया क्लियर बेटा? अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको देखना है बेटा। तो ये
देख लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा? लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? तो रहस्यवादी कवियों की अधिकतर उनके मधुर स्वरूपों का प्रयोजन होता है। तो लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं बेटा। हमें इसका आंसर बेटा हमें यहाँ से मिल जाता है, देखते हैं। तो हम प्रकृति संबंधी रहस्यवाद का एक अंग मान सकते हैं। तो लेखक के अनुसार रहस्यवाद क्या है? तो यहाँ से लिखेंगे प्रकृति संबंधी रहस्यवाद को हम एक अंग मान सकते हैं। आ गया समझ में? तो लेखक के अनुसार प्रकृति प्रकृति ही रहस्यवाद है। ठीक है, प्रकृति ही रहस्यवाद है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? लेखक के अनुसार प्रकृति ही रहस्यवाद है। अगला क्वेश्चन आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या हो जाता है? ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति है उसका उपयोग कविगण किसमें करते हैं? तो प्रकृति के रम्य रूपों में, रम्य यानी कि सुंदर रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति है उसका उपयोग कविगण किसमें करते हैं? तो इसका आंसर बेटा आपको यहाँ से मिल जाता है। देख लेते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ से मिलता है इसका आंसर। प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। आ गया समझ में? किस में करते हैं? तो यहाँ आ जाएगा रहस्यमयी, यहाँ से ले गए इसका। प्रकृति के रम्य रूपों में तल्लीनता की जो अनुभूति होती है उसका उपयोग कविगण कभी कभी रहस्यमयी भावनाओं के संचार में भी करते हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? ठीक है, तो ये आपका था बेटा चैप्टर भारतीय साहित्य की विशेषताओं के अभ्यास प्रश्न। बेटा इसके लिए आप पहले इसका जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।